काजल की आज सुहागरात थी और सुहागरात वाली रात को वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी उसका पति आता है, लेकिन काजल के मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। और जैसे ही पति उसके पास आता है तो यहाँ पर जो काजल है वो कहने लगती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो यहाँ पर जो पति है वो पूछता है कि बताओ क्या कहना है। तो जो पत्नी है वो कहने लगती है कि जो पैसे आपने मेरे पिता से लिए हैं 15 लाख रुपए, उन्हें लौटा दो, दहेज के पैसों को वापस कर दो। आपकी जिंदगी भर गुलाम बनकर रहूंगी और आप जैसा कह दोगे वैसा ही करूंगी। लेकिन तभी जो पति होता है वो एकदम से मना करता है, कहता है कि तुमसे शादी कर ली वो भी बहुत है ना, नहीं तो तुमको कोई घर की नौकरानी भी नहीं रखता। काजल चुपचाप रह जाती है, लेकिन उसके 3 महीने बाद काजल कुछ ऐसा कर देती है जिसे देखकर जो पति होता है वह तो हैरान होता ही होता है, लेकिन और लोग भी इस बात को सुनकर काजल की तारीफ करने लगते हैं कि लड़की हो तो ऐसी हो। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अजमेर के एक छोटे से गांव के अंदर एक काजल नाम की लड़की रहा करती है, जिसके घर में उसके पिता हैं और काजल की मां उसे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पिता ने अपनी बच्ची को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद जब वह शादी की योग्य हो जाती है तो उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगता है। लेकिन फूटी किस्मत काजल की, क्योंकि काजल का थोड़ा सा रंग सांवला था और इसी वजह से काजल के लिए पहले तो कोई रिश्ते आते नहीं हैं और जो भी आते हैं वो बहुत भारी भरकम दहेज के लिए आया करते हैं। अब पिता जो था वह मजदूर था, मजदूरी करके उसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसका नाम होता है सुभाष चंद्र। अब जो सुभाष चंद्र होता है वह अब अपनी बेटी के लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढता है, लेकिन जब बहुत ही दहेज लेने वाले रिश्ते आते हैं तो उसके बाद वह पीछे हट जाता है। अब धीरे धीरे गांव वाले भी बातें बनाने लगते हैं और जब गांव वाले बातें बनाने लगते हैं तो सुभाष चंद्र को बड़ा ही बुरा लगता है और वह फिर से रिश्तों को ढूंढने में लग जाता है। दरअसल यहाँ पर काजल के जो पिता है उससे गांव वालों ने जब उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी तो कहा था कि ये तो बेटी है, शादी कर चली जाएगी तो दूसरी शादी कर ले, वरना अकेला रह जाएगा जिंदगी में। लेकिन सुभाष ने अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। भले ही वो मजदूरी किया करता था, लेकिन उसने उसके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह अपनी बेटी को बेटी की तरह प्यार दिया करता था और बेटी भी अपने पिता का नाम उठाने के लिए हद से गुजर जाया करती थी, यानी कि अगर कहीं पर भी उसके पिता की कोई बुराई करता मिल जाता तो वहां पर भिड़ जाया करती थी। ऐसा इन दोनों का रिश्ता था और तभी यहां पर जो काजल होती है उसके लिए एक रिश्ता मिल जाता है। हालांकि जब तक रिश्ते नहीं मिल रहे थे काजल को भी बहुत बुरा लगता है और जो रिश्ता मिलता है वह था एक मनीष नाम के लड़के का। मनीष जो कि शहर में रहा करता था, पासी के शहर में, और अच्छे से नौकरी लग रहा था। अब यहाँ पर मनीष का रिश्ता जब काजल के लिए आता है तो वो लोग कह देते हैं कि देखो हम शादी कर लेंगे, लेकिन हमें केवल 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए, सॉरी 15 लाख रुपए की वो डिमांड करते हैं। ना तो गाड़ी चाहिए ना कोई और सामान हो, केवल 15 लाख रुपए अगर काजल का पिता उन्हें दे देगा तो वो लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। अब इस बात को सुनकर जो काजल का पिता होता है वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद अपनी बेटी की शादी उनसे तय करा देता है। लेकिन ये बात काजल को पता चलती है तो जो काजल होती है वो कहती है कि पिताजी पिताजी का इंतजाम कहाँ से करोगे। तो उसके बाद वो कहता है कि कुछ ना कुछ कर लूंगा बेटी, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर जो काजल का पिता होता है वह अब दिन रात एक करके बस पैसों का जुगाड़ करने में लग जाता है और जैसे तैसे करके वो 8 लाख रुपए इकट्ठा कर पाता है। 8 लाख रुपए उसने इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अभी भी 7 लाख रुपए बाकी थे और इन 7 लाख रुपयों के ऊपर जब वह अपने सभी रिश्तेदारों से या किसी भी जानने पहचानने वाले से मांगता है तो सभी लोग मना कर देते, क्योंकि जिनके पास जितना भी था सभी लोग उसे दे चुके थे। अब इसके बाद जो काजल का पिता सुभाष होता है वह काफी ज्यादा परेशान रहता है। शादी को मुश्किल से 10 से 15 दिन बचे हैं और 10-15 दिन पहले जो सुभाष होता है वह अपने घर को एक साहूकार को गिरवी रख देता है। कहता है कि भाई तुम मुझे 7 लाख रुपए दे दो और मेरे घर को गिरवी रख लो, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अपने घर को छुड़ा लूंगा और अगर तुम कहो तो मैं उस घर के अंदर रहूंगा भी नहीं। लेकिन यहां पर जो साहूकार होता वो भला आदमी था, वो कहता कि रहे तो तुम ही लेना, लेकिन मेरे पैसों का थोड़ा सा तुम्हें ब्याज देना होगा। तो इस बात को सुनकर सुभाष बड़ा ही खुश हो जाता है और उन पैसों को ले लेता है और घर को कागजों में लिखकर उसके नाम गिरवी कर रख देता है। घर गिरवी हो गया था और इसके बाद जो सुभाष होता है वह अब अपनी बेटी की शादी तैयारी करने लगता है और जब बेटी पूछती है कि पिताजी पैसों का इंतजाम हो गया तो पिता बता देता है कि हाँ बेटी इंतजाम हो गया है। बेटी पूछती है कि कहाँ से हुआ, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने एक घर गिरवी रख दिया है और मैं जब तुम चली जाओगी ना तो उसके बाद मैं अकेला रहूंगा और खर्च आधा हो जाएगा, तो इसी वजह से जो कमाऊंगा उनमें से आधा सेव करूंगा
करूंगा और उन पैसों को साहूकार को देकर घर को छुड़ा लूंगा, बाकी और लोगों के भी पैसे धीरे धीरे पटा दूंगा। ये बात सुनकर जो बेटी होती है वो कहने लगती है, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, मैं शादी नहीं करती जब कौन सी बड़ी बात थी। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि बेटी अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे थे कि और रख ले बेटी को अपने पास, हमने कहा था दूसरी शादी कर ले, अब देख शादी भी नहीं करवा रहा है और बेटी सयानी हो गई है, तो तेरी शादी होनी जरूरी थी, घर का क्या है, घर अगर हाथ से चला भी जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को कहते हुए जो पिता होता है वो अंदर वाले कमरे में अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता हुआ उसे कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, शादी करो। ऐसा कहता हुआ घर से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी एहसास है कि इस घर को वो कैसे छुड़ाएगा, क्योंकि टोटल 15 लाख रुपए होते हैं और 15 लाख की रकम ऐसे ही चुकता नहीं की जाती। उसके बाद वह अपनी शादी की तैयारियों में जुटता है और धीरे धीरे जब लड़की का शादी का दिन आता है तो उस दिन बारात दरवाजे पर आती है और वहां पर सारे रस्मों रिवाज 15 लाख रुपए लड़के वालों को दे दिए गए थे और उसके बाद लड़की की शादी उस मनीष नाम के लड़के से हो जाती है। इधर जो काजल है उसी दिन से उसके दिमाग में ही चल रहा है कि पिता इन पैसों को कैसे पटाएगा और कैसे कैसे होगा सब कुछ। ऐसा सोचते हुए वह शादी तो कर लेती है और शादी करने के बाद अपने पति के घर में दुल्हन बनकर भी चली जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके दिमाग में जब ये बात बार बार ट्रिगर करती है तो जिस दिन उसकी स्वागत होती है उसी दिन वह बिस्तर पर तो बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में पिता का ख्याल ही चल रहा था, क्योंकि जब बेटी विदा हो रही थी तो पिता फूट फूट कर रो रहे थे और वह जब अपने पिता को रोता हुआ देखती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। इसके बाद जब सुहागरात का समय आता है तो जो लड़का है वह भी कमरे के अंदर आता है और काजल बिस्तर पर बैठी हुई है। वह आने के बाद उसके पास बैठता है, उसका घूंघट उठाता है और उसके बाद जैसे उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करने लगता है तो उसी समय वो कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो पति होता मनीष वो कहता है कि मांगो, क्या मांगना है। तो उसके बाद जो लड़की होती है काजल वह कहने लगती है कि दरअसल जो आपने दहेज में 15 लाख रुपए लिए हैं ना, उनको मेरे पिताजी के पैसों को लौटा दो। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़का होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने जमीन खरीदने के लिए उन पैसों को लिया था, इसीलिए उसने मना कर दिया था कि घर में कोई भी सामान हमें नहीं चाहिए, केवल 15 लाख रुपए चाहिए, और यहाँ पर उन पैसों को उसने संभाल कर रख रखा था। वो एकदम से मना करता है, कहता है कि नहीं दूंगा, क्योंकि वो दहेज नहीं है, वो तो तुम्हें रखने का यहाँ पर हमने पैसा लिया है, क्योंकि तुम जैसी हो काली कलूटी, तेरी तरह की को तो कोई घर में नौकरानी भी ना रखे। अगर तुझे कोई सुबह सुबह देख ले तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाए, वो तो देख मैं तुझसे शादी करके तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, इतना ही काफी है। इस बात को कहते हुए यहाँ पर जो लड़का है वो नाराज हो जाता है और यहाँ पर जो लड़की होती है गुस्सा तो उसे भी आता है, लेकिन वो चुप रह जाती है, सोचती है कि भाई पहला दिन है और ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए, तो इसीलिए वो चुपचाप बैठी रहती है। इसके बाद धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगला दिन होता है और दिन होते हैं, धीरे धीरे करके इन बातों को लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने के अंदर काजल कई बार अपने मायके भी गई है और वहां पर पिता के दुख दर्द को देखकर समझ तो जाती है, लेकिन पिता हंसते हुए कह देता है कि बेटी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो पिता होता है वह आराम से वहां पर रहता है और बेटी जो है वो अपने ससुराल में रहती है। लेकिन जैसे 3 महीने कंप्लीट होते हैं और 3 महीने का आखिरी दिन होता है लगभग, तो 3 महीने के आखिरी दिन जो पिता होता है वह अपनी बेटी के पास फोन करता है और कहता है कि बेटी कैसे भी करके दामाद से 20,000 रुपये का इंतजाम करा दे, मेरे किस्त जानी है, क्योंकि मैंने एक लोन भी लिया था और उसकी किस्त देनी जरूरी है। 3 महीने हो गए हैं, अब तक एक बार भी किस्त नहीं भरी है और अगर अब भी नहीं भरी तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को सुनकर जो बेटी है वो आंखों में आंसू तो ले आती है, क्योंकि दामाद का व्यवहार उसे पता है, क्योंकि कभी भी कुछ छोटी मोटे वो पैसे मांगा करती है अपने पति से कि मुझे कुछ पैसे तो दे दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो उसके बाद वो मना कर दिया करता, कहा करता कि तुम्हें घर में रख रहे हैं उतना ही काफ़ी है, खाना खाओ और कपड़े भी लेकर आता हूँ और घर का काम देखो, बस इससे ज़्यादा तुम्हें को मतलब नहीं है, हम खुद तो ला कर दे देते हैं, तुम्हें चाहिए क्या वो बताओ बस। यानी कि वो पैसे भी नहीं दिया करता, और जब कभी ये काजल जो है वो कहा करती कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, मैं भी तो अपने पास रख सकती हूँ, तो उसके बाद कह दिया करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैं इन मेहनत की कमाई को तुम्हारे पिता के लिए तुम्हें नहीं दे सकता। इन बातों को सुनकर भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपने आप को संभालती है। और उसके बाद जब उसका आज पिता 20,000 रुपये मांगता है उससे, तो उसके बाद वह अपने पति से जब शाम के समय वो ड्यूटी से आता है तो उससे कहने लगती है कि मुझे ना 20,000 रुपये चाहिए, पिताजी मांग रहे थे।
उन्हें किसी किस्त के पे करने हैं। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो मनीष होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मेरे पास नहीं है फालतू के पैसे इधर उधर उड़ाने के लिए। जो पत्नी है वो कहती है कि देखो मेरे पिताजी आपको लौटा देंगे, और वो कह रहे थे कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद में पैसे लौटा दूंगा, सबसे पहले दामाद जी के ही दूंगा। तो इस बात को सुनकर भी जो पति होता है वह साफ इनकार कर देता है और उसके बाद पति करवट लेकर सो जाता है, लेकिन पत्नी यही सोचती रहती है कि वो कौन है और क्या है यहाँ पर। रात भर वह इसी बारे में सोचती रहती है कि इस घर के अंदर नौकरानी के अलावा उसका कोई भी ओहदा नहीं है। घर के लिए खाना पीना उसे मिल जाता है तो घर के लिए काम करना पड़ता है और कपड़ों के लिए भी काम करना पड़ता है। बेशक वह इस घर की बहू के नाम पर कहलाती है, लेकिन है तो इस घर की नौकरानी ही। पूरी रात भर वो जगी जगी इसी बात को सोचती है। दूसरे दिन सुबह उठकर जल्दी से काम में लग जाती है, लेकिन जैसे उसका पति ड्यूटी चला जाता है तो उसके बाद पत्नी न जाने क्या सोचती है और सोचने के बाद उस अलमारी को खोलती है, जिस अलमारी के अंदर उसके पिता के वो 15 लाख रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि पति ने जमीन खरीदने के लिए उन्हें लिया था और जमीन अभी अच्छी सी मिली नहीं थी जैसी उन्हें चाहिए थी, तो इसी वजह से वो पैसे वहीं पर रखे हुए थे। बाकी जो जेवर वगैरह पिता ने अपनी बेटी पर चढ़ाए थे, क्योंकि जो काजल की माँ थी उसको काफी ज्यादा जेवर थे और वो उसने संभाल कर रख रखे थे कि अपनी बेटी को दूंगा इन्हों को। तो उसके बाद जो बेटी को जेवर दिए थे वो सारे जेवर लेती है, साथ में अपना कुछ सामान लेती है। सामान लेकर जब वह घर से निकलती है तो घर पर फिलहाल कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके जो माता पिता थे यानी कि जो मनीष के माता पिता थे वह कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, और जो लड़की होती है वह बाहर से दरवाजे को लगाकर वहां से चली जाती है, यानी कि ताला वगैरह नहीं लगाती है, ऐसे ही किवाड़ को फेर कर और एक सांकर लगा देती है जो कुंडी होती है बाहर की। उसके बाद काजल तो अपने पिता के पास चली जाती है और वहां जाकर उन्हें 10-15 लाख रुपए दे देती है। कहती है कि ये लो पिताजी, और इन पैसों को जिन जिन के लिए उन सभी के लौटा दो और कोई जरूरत नहीं है उन्हें दहेज देने की। इस बात को सुनकर जो पिता है वो एकदम से कहने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, तुम कैसे लेकर आई हो इन पैसों को, और दामाद जी कहाँ हैं, अभी से इतनी बड़ी नहीं हो गई तुम जो अपने आप आ गई। तो उसके बाद बेटी जो है वो अपनी ससुराल का हाल उसे सुना देती है। कहती है कि पिताजी वहां पर एक नौकरानी से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूं, हमने पैसे देकर हम नौकरानी की भर्ती करने के लिए वहां पर गए थे क्या, आपने पैसे दिए 15 लाख रुपए, अपने ऊपर कर्ज कर लिया, आप भी परेशान हो और मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, क्योंकि वहां पर मेरे पति बिल्कुल मुझे अपनी पत्नी समझते ही नहीं है। क्योंकि जब आपने 20,000 रुपए मांगे तो मैंने उससे कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि घर में काम करती रहे और आराम से पड़ी रहे, तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। इस ऐसे घर में भला मैं कैसे रह सकती हूं। यहां पर पिता जब सुनता है तो 1-2 बार कहता है कि देखो ये समाज बातें बनाएगा, लेकिन बेटी कह देती है कि अगर मैं बेटा होता तो भी तो आपके पास ही रहता। इस बात को सुनकर पिता भी थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो बेशक से यहीं पर रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि मैं आपकी देखरेख करूंगी और यहीं पर रहूंगी और वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूं और उन लोगों से तलाक ले लूंगी। ऐसा कहकर बेटी यहीं पर रहने लगती है। लेकिन जैसे ही शाम के समय दामाद जो होता है वह घर पर आता है, यानी कि मनीष घर पर आया था, तो घर आकर वो देखता है कि बाहर से सांकर लगी हुई है। तो वह उसके बाद खोलता है और अंदर आकर अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन काजल घर के अंदर हो तो बोले। और उसके बाद जैसे वो अपने कमरे में जाता है तो वहां पर जाकर देखता है कि गोदरेज की अलमारी जो इनकी थी वो खुली पड़ी है और वो पैसे भी वहां से गायब हैं, साथ में जेवर भी गायब हैं और साथ में उसके कपड़े भी गायब हैं। वह एकदम से बौखला सा जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी के पास फोन करता है, कहता है कि पैसों को तुमने लिया क्या। तो यहां पर पत्नी कहती है कि हाँ मैंने लिया है और मैंने अपना अपना सामान लिया है, तुम्हारा एक भी सामान नहीं लिया है। तो यहां पर जो पति है वो कहने लगता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। तो वो कहने लगती है कि मेहनत के पैसे कहां से आए, ये तो मेरे पिता के पैसे हैं। उसके बाद जो पति होता है वह गुस्से में उससे न जाने क्या क्या कहने लगता है, लेकिन जो पत्नी है वो फोन काट देती है और उसके बाद जो पति होता है वह जाकर थाने में उस पर केस करने लगता है। अपने जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहने लगता है कि मेरी पत्नी घर में चोरी कर भाग चुकी है। लेकिन तभी जब ये शिकायत पत्नी के पास जाती है तो पत्नी जाकर वहां पर पुलिस वालों को बता देती है कि मैं इनकी पत्नी हूं और जब 15 लाख रुपए मैं लेकर आई हूं वो दहेज के पैसे थे, इनके नहीं थे, मेरे पिता ने ऐसे ऐसे गिरवी रख के दिए थे और उन्हीं को लेकर आई हूं। साथ में जो सोना है वो मेरी माँ का है और इसके बारे में आप इनसे भी पूछ सकते हो। अगर ऐसा ना हो तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब पुलिस वालों के सामने जब मैटर इस तरह से खुलता है तो यहां पर पुलिस वाले उल्टा उसे ही धमका देते हैं, कहते हैं कि जो सामान उसे मिला है उसे ही तो वो लेकर गई है, क्या तुम उस दहेज को अपना समझ रहे हो क्या। तो यहां पर
जो मनीष है वो एकदम से चुप हो जाता है और अपना केस वापस खींच लेता है। इधर उसके माता पिता को पता चलता है तो वो लोग भी कहते हैं कि कैसी बहू मिली है, उसने तो ये कर दिया, और बेटे को भड़काते हैं, समझाते नहीं है कि बेटा कोई बात नहीं, उसे मना कर ले आ, पैसों को उसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भड़काते हैं कि भाई ये तो तेरे साथ बहुत गलत हो गया और तू चल, हम भी चलते और तू भी चल, उसको अच्छा से मजा चखाएंगे और उसके बाद वो हमारे साथ चली आएगी। ऐसा कहकर माता पिता और साथ में एक दो लोग और ले जाते हैं और ले जाकर वहां पर जो दरवाजे के अंदर जैसे ही दामाद जो होता है वो घुसता है तो घुसते ही अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, कहता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उन पैसों को लेकर आने की, वो पैसे तुम्हें पता है हमने अपने भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है वह दो चार बातें तो सुनती है। इसका पिता जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि आपके संस्कार ही बेकार हैं, इसी वजह से आपकी बेटी ने ऐसा किया है। लेकिन पिता उसे संभालता है, कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, शांति से बैठो, बात करते हैं। लेकिन वो नहीं मानता है तो बेटी को सामने आना पड़ता है और सामने आकर कहने लगती है कि कौन सी मेहनत के कमाई के पैसे। यहां पर अब तक आवाजों को सुनकर गांव के कुछ लोग भी आ गए थे और ये एक तरह से पंचायत का सा माहौल यहां पर हो गया था। तो वो कहता है कि वो 15 लाख जो रखे हुए थे, तो वो कहने लगती है कि 15 लाख ही तो मेरे पिता ने दिए थे और वही पैसे हैं ये, तो मेरे पिता के पैसों पर तुम्हारा हक भला कैसे हो गया और तुम्हारी मेहनत के पैसे कैसे हो गए? एक तो तुमसे शादी करो, तुम्हारे घर का काम करो और ऊपर से हमसे 15 लाख रुपए भी लोगे, यानी कि नौकरानी घर की ले जा रहे हो और ऊपर से पैसे भी ले जा रहे हो, यानी कि पैसे लेकर नौकरानी घर पर रख रहे हो। मैं बिल्कुल भी नहीं मानती ऐसी शादी को और आज से मेरा तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और अभी तो रुक जाओ, तुम इन 15 लाख रुपए के कह रहे हो ना, जैसे तुमने मेरे ऊपर केस किया है मैं भी अब तलाक का केस करूंगी और दहेज का मामला भी दर्ज करवाऊंगी। तुम सारे घर वालों को जेल की चक्की न पिसवा दी तो मेरा नाम भी काजल नहीं। यह बात वह बड़े गुस्से में कह देती है और उसे यहां से जाने के लिए कह देती है। वो लोग भी अब गुस्से गुस्से में तो यहां से चले जाते हैं। लेकिन जब ये सारी बातें पति के दिमाग में घूमती हैं और वह वकील साहब से बात करता है कि ऐसे ऐसे बोल रही है, तो वकील साहब कहते हैं कि भाई हो सकता है तुमने दहेज मांगा था और उसी दहेज को लेकर तुम्हारा विवाद चला हुआ है, या तो अपनी गृहस्थी को बसा लो वरना पूरे परिवार को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस बात को सुनकर जो मनीष होता है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद जब वह सोचता है कि यार बात तो सही कह रही है, जो बातें उसने कही है, क्योंकि वो बातें उसके दिमाग में घूमती हैं और जब घूमती है तो वो सोचता है कि यार सही कह रही है, पत्नी का ओहदा तो मैंने आज तक उसे दिया ही नहीं है और ये तो बहुत ही गलत है। उसने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी घर को बसाने के लिए, लेकिन मैंने ही उसकी मदद नहीं की। अगर उसके पिता को अपना पिता समझता तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पिता मांग नहीं सकता क्या। ये बातें जब वह सोच लेता है तो 10-12 दिन के बाद दोबारा से जाता है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगता है। जो पत्नी होती है वो एकदम से मना कर देती है, कहती है कि नहीं तुम जैसे लोगों के साथ तो रहना ही नहीं है, तुम जाओ, अगर हाँ तुम माफ़ी मांग रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगी, केस का ही तो डर है, जाओ तुम यहाँ से। ऐसा कहकर वो उसे जाने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हारे जैसी पत्नी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी और तुम ऐसा करो, चलो मेरे साथ, जो कुछ भी तुम्हारी कंडीशन होंगी उन सभी के साथ मैं तुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। रही बात पिताजी को सहारा देने की, तो मैं इतना ही बेटा इनका लगता हूँ और इनको भी सहारा दूंगा। लेकिन तभी काजल कहती है कि अब सहारे से काम नहीं चलेगा, अब तो मैं, अगर तुम्हें मुझे अपने घर में रखना है तो अपने पिता को भी अपने साथ रखूंगी, अगर है मंजूर तो बताओ। तो यहाँ पर जो लड़का मनीष होता है वो थोड़ी देर तक सोचता और सोचने के बाद हामी भर लेता है, कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये भी तो हमारे पिता जैसे ही हैं और ये भी साथ चलेंगे। उसके बाद जो काजल होती है वह अपने पिता को लेकर वहां पर चली जाती है और कहती है अपने पति से, देखो जब भी इन्हें कोई जरूरत होगी तो मैं उसको पूरा करूंगी और उसके बाद ही जो इनका है वो हमारा हो पाएगा। तो यहाँ पर जो मनीष है वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जो मनीष होता है वो खुद अपने ससुर को अपने पास रखा करता है, उसकी देखभाल किया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।